शनिवार की वो सुबह जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्ट्रोम शुरू किया। ऑपरेशन के तहत हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागे और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ये वो खबर है जिसे आज दुनिया का हर एक देश जानता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी अपडेट किया है। इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है और हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया। अभी तक युद्ध में करीब 900 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका है। आखिर लड़ाई की असली वजह क्या है? क्या सच में इसके पीछे की वजह धर्म स्थल है या फिर इसका विकास? क्यों आज दो देश एक दूसरे को खत्म करने में तुले हुए हैं? इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, बल्कि आपको खुद तय करना है, क्योंकि यहाँ बात किसी के सही गलत होने की नहीं, बल्कि उन बेकसूर लोगों की है जिनकी जाने जा रही हैं। इसलिए आज आपके सामने इस युद्ध से जुड़ी बातों और वजहों की जानकारी बहुत करीब से दी जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर 1948 में इजराइल की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद हम समझेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन के भूगोल को। इसके बाद बात होगी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की कि किस तरीके से फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। इसके बाद समझेंगे कि आखिर यरूशलेम के विभाजित शहर पर लड़ाई की वजह। उसके बाद गाजा पट्टी और आखिर में समझेंगे कि एक पूरे दशक में क्या क्या हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन देश के बनने की शुरुआत को समझते हैं। ये बात शुरू होती है ब्रिटिश शासन देश के समय की, जब ब्रिटिश इन दोनों ही देशों पर शासन चला रहा था। तब यहूदियों की आबादी केवल 10% से भी कम थी। जनादेश यानी कि आंदोलन के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के रहने के लिए जो सुविधा है बहुत ही आसान कर दी थी। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदी प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके पीछे की सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाज़ी शासन की वजह थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इसी तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ। इस पूरी वीडियो में कुछ शब्द हैं जिनको कि आप बार बार सुनेंगे, इसलिए उनका जो वर्ड मीनिंग है आप पहले से ही समझ लें। इजराइल जो कि भारत की ही तरह एक देश है, और यहूदी जो कि उनमें रहते हैं जिस तरीके से हम भारत में रहते हैं और हम भारतवासी हैं, और इजराइल में रहने वाले लोग यहूदी हैं। वहीं तीसरा जो शब्द है वो सुनने में आएगा आपको हमास। हमास एक चरमपंथी संगठन है जो कि धार्मिक संगठन है, और वो पूरे इजराइल को कब्जे में लेना चाहता है, जिसकी फंडिंग की मुस्लिम देशों के द्वारा की जाती है। चौथा शब्द है यरूशलेम, जिस पर कि अरबी जो लोग हैं वो भी अपना दावा रखते हैं, और साथ ही यहूदी लोग भी। दोनों का ही कहना है कि ये हमारी जगह है और ये हमारे गुरुओं और जो कि उनके धर्म गुरु हैं उनसे जुड़ी है। अब बात करेंगे कि आखिरकार जो इजराइल देश है वो कैसे बना और उससे टूटकर बाकी 3 अलग देश कैसे बने। बढ़ते विवादों को कम करने के लिए 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181 रखा, जो कि विभाजन का प्रस्ताव माना जाता है। इसी के तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित किया गया, यानी कि एक देश अब 2 राज्यों में बढ़ चुके थे। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक ऐसा शहर है जिस पर कि दोनों ही धर्मों के लोग अपना दावा करते हैं। दोनों ही धर्मों के बीच इसको लेकर लगातार विवाद होते आते हैं, इसलिए यूएन ने कहा कि दोनों में से कोई भी इसको नहीं संभालेगा, बल्कि यूएन इसकी देखरेख करेगा। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, और 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी, और इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उन पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई, और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया। यानी कि जो ब्रिटिश राज वाला एक देश था उसको पहले 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें कि इजराइल और फिलिस्तीन निकला, और इसके बाद ही इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी।
इन दोनों ही देशों के विवाद को और करीब से समझने के लिए आपको इन तीनों ही देशों की सीमाओं और भूगोल का समझना बहुत जरूरी है। ये विवाद कहाँ है और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इस चीज को और करीब से समझ पाए। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को आप समझिए। चलिए इसको समझने के लिए मैप पर चलते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद है और एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिणी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर ही जाना जाता है क्योंकि वो उसी से लगते हैं और इन्हीं पर उनकी सरकार भी चलती है कि यूएन के द्वारा चलाई जाती है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलती है। इस सरकार को संयुक्त राष्ट्र मान्यता मिली हुई है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यूएन ने कहा था कि ना ही इसको यहूदी देखेंगे और ना ही अरबी। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 3 धर्मों के धार्मिक स्थल है। यरूशलेम में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि तीनों ही धर्मों के कुछ न कुछ पवित्र स्थल है। इन धर्मों का जो विवाद है हम उसको आराम से विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से जो पूरा कब्जा है इजराइल ने फिलिस्तीन पर किया। 1917 से लेकर 1920 तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का केवल 6% थे। वहीं 1947 से लेकर 1950 तक नकबा यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से इस मैप के जरिए समझ सकते हैं, जिसमें कि पहले कितनी संख्या है, फिर इतनी। अब बचे 22% जिन्हें कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और तकरीबन 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। अब बात करें इन आंकड़ों की कि आखिरकार हम आपको ये आंकड़े क्यों बता रहे हैं, जिसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया वही चीज अगर फिलिस्तीन इजराइल पर कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। इसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं या फिर चौंकाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ बात सही या गलत की नहीं, बल्कि जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरीके से बिना बताए 5,000 रॉकेट किसी भी देश में दागना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले के मुकाबले में इजराइल का फिलिस्तीन पर अत्याचार हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब युद्ध हुआ था तो इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीन और 5,682 इजरायली घायल हुए थे। अब हम धर्म के विवाद को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जो कि यरूशलेम शहर से जुड़ा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बीच यरूशलेम का इतिहास भी बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र और प्राचीन स्थल है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है और यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है। वहीं पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनी बहुसंख्यक हैं और इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। दरअसल ये जो शहर है और इसमें जो अल अक्सा मस्जिद है उसी के पास ये एक वॉल है जो कि यहूदियों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है और जो पूरा मस्जिद है वो मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है, क्योंकि मक्का और मदीना के बाद यही एक मस्जिद है जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल है, जिसको लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो मस्जिद के अंदर से है बाहर यहूदी जो कि पूजा कर रहे होते हैं उन पर पत्थरबाजी की जाती है, जिसको लेकर हमेशा से ही युद्ध छिड़ता आ रहा है। और अब बात करें अब इस शहर पर और इस इलाके पर किसका कब्जा है, तो 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। समस्या की जड़ यही से शुरू होती है, जो कि है अल अक्सा मस्जिद, जिसके बारे में आपने से जाना। और अब समझिए कि आखिर अल अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर है। अपने पवित्र स्थल को मानते हुए दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो कि विवाद बनता आ रहा है। यहूदियों के लिए टेंपल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अहल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। वहीं मुसलमानों का ये कहना है कि पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पवित्र मानते हैं। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया कि यरूशलेम
पूर्ण रूप से एकजुट इजराइल की राजधानी है। वहीं फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है क्योंकि यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था, जिस पर कि दोनों देशों में से कोई भी अपना हक नहीं बता सकता। अब बात करेंगे गाजा पट्टी और हमास की, एक देश की और साथ ही एक संगठन की। गाजा पट्टी जो है वो फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है और इस पर हमास का शासन है। हमास यानी कि एक संगठन। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सैन्य समूह है और क्षेत्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। दरअसल 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा और इसके बाद 1993 से लेकर 2014 में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज द्वारा साइन किया हुआ ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण शुरू कर दिया। वहीं 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटवा दिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता और 1 साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। तब से लेकर अब तक हमास का गाजा पर नियंत्रण है। अब बात करें कि बीते 1 दशक में यहाँ क्या क्या हुआ। फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी कि पीए ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता के लिए सांकेतिक तौर पर बोली लगाई। ये मुख्य रूप से इजराइल के साथ संबंधों में गतिशीलता की कमी को उजागर करने का एक प्रयास था। हालांकि इसे जरूरी समर्थन नहीं मिला, लेकिन यूएनएसको ने फिलिस्तीनी राज्य को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया और नवंबर 2012 में यूएन महासभा ने फिलिस्तीन के गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया, जिसके बाद फिलिस्तीन को महासभा की बहसों में भाग लेने की अनुमति भी मिली और यूएन एजेंसियों में शामिल होने की उनकी संभावनाओं को बल मिला। जाते जाते आपसे मेरे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में सोचिएगा जरूर। पहला सवाल तो यही कि इजराइल और हमास के बीच एक धर्म स्थल को लेकर युद्ध करना और हजारों लोगों की जान लेना आपको किस हद तक सही लगता है? क्या कोई मजहब, धर्म या गुरु इस तरह लोगों की जान लेने से मिलते हैं या नहीं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या दोनों ही देश एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सच में अपने धर्म स्थल की लड़ाई लड़ रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।